आंधियों में नीड़ अपना हम बनाना जानते हैं। क्रुद्ध लहरों पर मचलती नाव खेना जानते हैं। क्या हुआ यदि चांद डूबा और तारे खो गए हैं। हम अंधेरी रात में दीपक जलाना जानते हैं। डॉक्टर सुभद्रा खुराना जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ और ईश्वर को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करती हूँ। नमस्कार। अप्रतिम पत्र द्वारा आयोजित कवि गोष्ठी हरसिंगार 2021 के सुअवसर पर इस गुनगुनाती शाम में मैं कीर्ति सहाय आप सभी कविता प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अप्रतिम पत्र की एक और उपलब्धि, हमारा फेसबुक पेज मंच पर अप्रतिम पत्र ने सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण किया है, जिसकी वर्षगांठ आज इस कवि गोष्ठी के रूप में हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की इस खास शाम में हमारे शहर की जानी मानी कवित्रियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, तमाम तरह की मानवीय प्रतिक्रियाओं में से एक काबिले जिक्र प्रतिक्रिया होती है कि मुग्ध हो जाना। जी हाँ, हमारी रूह, हमारी आत्मा का को जब कोई क्रिया जब लुभाती है तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आइए आज हम इन कविताओं के संसार में होकर, मंत्र मुग्ध होकर स्वयं को भूलें और एक आनंद यात्रा आरंभ करें। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कवित्रियों के पैनल से आज हम बातचीत भी करेंगे और उनके काव्य संकलन में से कुछ चुनिंदा कविताओं और शायरियों का आनंद भी लेंगे। तो सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मैं सर्वप्रथम रूबरू होती हूँ डॉक्टर श्रीमती नीता खरे जी से, जो वर्तमान में जैन पीजी कॉलेज विदिशा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर नीता खरे लेखन के क्षेत्र के साथ साथ लोकगीत गायन, कोरियोग्राफी और रंगमंच से विगत कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है, जिसमें वर्ष 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रमुख है। आपके द्वारा लिखित काव्य संग्रह समर्पण बहुत लोकप्रिय हुआ है। आपके द्वारा रचित भजन संग्रह एवं बन्ना बन्नी गीत भी काफी चर्चित रहे हैं। आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति हम अभिभूत हैं। नमस्कार। नमस्कार कीर्ति जी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। अप्रतिम पत्रिका निकालकर, त्रैमासिक है और इंतजार रहता है उसका कि हम उसको पढ़ें, क्या नया है। और हर बार नए नए आयाम दिखाई देते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी सामाजिक सेवा, जैसे अभी आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया, कभी कभी जन जागरूकता के कार्य। और हमेशा मैं बहुत इंतजार करती हूँ आपके इस छोटे से पत्र का। बहुत छोटा है लेकिन बहुत सार्थक है, गागर में सागर है और करीब करीब सभी आयाम उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत ज्यादा बधाई, साधुवाद। और आज जो आपने ये फेसबुक लाइव का प्रोग्राम कविता के माध्यम से जोड़ने का रखा है, एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे कॉलोनी के लोग और भी जो विभिन्न 2 कॉलोनीज हैं उसके लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आशा करती हूँ दिनों दिन आपका ऐसा ही उत्तरोत्तर प्रगति पर आपका ये पत्र आगे जाता जाए और हम लोग आपकी सराहना करते जाएं। धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। तो कविताएं तो मेरी बहुत से रंग है, कुछ वर्षा पे है, कुछ पाखंड पे है। मुझे असल में जो हम लोग सब धार्मिक हैं, नास्तिक नहीं है, लेकिन जब मुझे ये बहुत ज्यादा शोर शराबा, जब मैं देखती हूँ कि जो पहले पूजा होती थी में श्रद्धा आस्था बहुत होती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ डीजे बज रहा है, लोग शराब पी के नाच रहे हैं, देवी जी को इतना तेज म्यूजिक सुना रहे हैं कि शायद उन्होंने भी कान बंद कर लिए हैं, तभी ये इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता इस पर है, पाखंड के ऊपर। जी नीता जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम पहले और भी जो हमारे साथ में जो पैनल है उन सबसे का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर मैं आपको बुलाऊंगी। आपकी कविताएं सुनने के लिए जो है हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो जो हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं वो है डॉक्टर प्रार्थना मालवीय जी।
जिनका जन्म इंदौर में हुआ। आप डेंटल सर्जन हैं और KG 2 जैसी छोटी कक्षा से ही आपने मंच में प्रस्तुतियां दी हैं। उसके बाद विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों एवं दूरदर्शन केंद्रों पर आपने सांगीतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। बड़े होने के साथ साथ जो कक्षा 9वीं से ही आपका लेखन की तरह रुझान रहा और बशीर भद्र जी और मुनव्वर राणा जी के साथ मंच साझा करने का आपको अवसर मिला है। आप प्रथम काव्य संग्रह आपका जो है 12th क्लास में थी जब प्रकाशित हो चुका था और दूसरा काव्य संग्रह 2014 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है एक गीत जिंदगी। आपने एक अंग्रेजी उपन्यास डायरी ऑफ ए डॉक्टर भी लिखी है और एक जो नया प्रकाशन आपका शीघ्र जो प्रकाशित हुआ है नई कहानी, नई कहान। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। इसके बाद हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट हैं वो हैं हमारी श्रीमती आकांक्षा तिवारी जी। और आकांक्षा जी जो है एक प्रभावशाली शायर हैं। वे 35 से अधिक फेसबुक शायरी ग्रुप्स की सक्रिय सदस्य हैं और आकांक्षा राइट्स के नाम से आपका एक फेसबुक पेज भी है। पेशे से एक ब्यूटिशियन होने के साथ साथ आप एक लॉयर भी हैं तथा आपने NCC द्वारा आयोजित राइफल फायरिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल भी जीता है और आप कई लॉ जर्नल्स भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आकांक्षा जी की जो है उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी, आपके सभी मेंबर्स का और जितने भी अतिथिगण हैं सबको मेरा नमस्कार तहे दिल से। जी, झीलों की नगरी भोपाल में जन्मी हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं वो हमारी जो गेस्ट कवियत्री हैं श्रीमती बबीता चौहान पवार, जिन्होंने MSc किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में। आप कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जैसे रिसेंटली कोविड पेशेंट्स की काउंसलिंग आप कर रही हैं, पुलिस विभाग से संबंधित हैं तथा विभाग के गरीब बच्चों को पढ़ाकर समाज की मदद करती हैं। बचपन से ही आपको लेखन में रुचि रही है और समय समय पर वर्चुअली और लाइव कार्यक्रमों में आप कविता पाठन करती हैं। बबीता जी की खास क्वालिटी मैं जरूर यहाँ साझा करना चाहूंगी कि वे एक चित्र को देखकर तुरंत वो कविताएं गढ़ देती हैं। और आज बहुत ही शॉर्ट इनविटेशन में आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा और एक गेस्ट पोएट के रूप में हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और टीम अप्रतिम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पिछले कई समय से देखती आ रही हूँ, निरंतर मैं कीर्ति आपके माध्यम से आपका पत्र पढ़ लेती हूँ और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। जैसे अभी तो आपकी अप्रतिम रसोई का काम जो था वो बहुत ही अच्छा था। समय समय पे आपने जो भी सामाजिक कार्य करे वो वाकई में अप्रतिम है। नाम जैसा अप्रतिम है वैसे ही आप लोगों के काम भी अप्रतिम है। और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं छोटे मोटे सामाजिक कार्य कर लेती हूँ और लिखने का ऐसा शौक था कि बचपन से ही था। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा कविता लिखने में टाइम नहीं लगा लेती। मतलब मेरा यह है कि यदि मैं काम कर रही हूँ और दिमाग में शब्द आए हैं तो मुझे लगता है बस अब इसको नोट पैड पर डालना है और बस इस तरीके से मैं लिखती हूँ। और बहुत बीच में लंबा एक अंतराल रहा जब मैंने नहीं लिखा, फिर फुर्सत हुई तो वापस से ये सफर शुरू हो गया और आज आप लोगों के साथ का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा बबीता जी। और हमारे सभी पैनलिस्ट से मैं बातचीत करती रहूंगी और यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी आप लोगों से बहुत सारी बातें जानने के लिए उत्साहित हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हमारे पैनल की जो सदस्य हैं श्रीमती प्रार्थना मालवी जी, उनको किन्हीं पारिवारिक कारणों से कुछ समय के लिए वो हमारे साथ में हैं। तो सर्वप्रथम मैं ही उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विषय में 2 शब्द कहें और कविता वाचन करें। So over to you, प्रार्थना जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत आभार कीर्ति जी। और अप्रतिम पत्र को मेरी बहुत बहुत बधाइयां मैं प्रेषित करती हूँ। आप लोगों का बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई एम वेरी सॉरी, मैं जिस सिंसियरिटी से कमिटमेंट को पूरा करना चाहती थी उतनी सिंसियरिटी से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे किन्हीं कारणों से शहर के बाहर जाना पड़ रहा है।
और एक आपने दो बातें मेरे इसमें इंट्रो में कही कि एक तो डायरी ऑफ अ डॉक्टर मैंने लिखी है और दूसरा ये कि वो नई कहन प्रकाशित हो गई है। तो दोनों ही शीघ्र प्रकाश्य हैं, दोनों ही छपने वाले हैं, डायमंड बुक से छपने वाली हैं दोनों ही किताबें मेरी। और बस, और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप कुछ बातचीत करें। जी जी प्रार्थना जी, तो मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपका रुझान लिखने की तरफ कैसे हुआ, और किस उम्र से? वैसे मैंने बता दिया है कि बहुत शुरू से ही आप संगीत में रुचि रखती थी, तो जी जी आप और बाकी जो है दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी आप गीत संगीत के कार्यक्रम करती रही हैं। तो किस तरह से आपका रुझान हुआ, और अभी आगे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी जी। दरअसल रुझान तो क्या है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की है। जी मेरे जो फादर हैं वो जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं और नेशनल अवार्ड विनर हैं, तो उस तरफ से मतलब वो माहौल रहा। लिखने के लिए कहा नहीं कभी गया, लेकिन प्रेरणा उस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती रही कि लेखन एक बहुत श्रेष्ठ चीज है और ये होनी चाहिए। तो उस तरह लेखन होता रहा। और बचपन से, मतलब आप कहें 9वीं कक्षा से, जिसको सीरियसली लिखना जिसको कहते हैं, तो मैं धीरे 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 कविताओं की तरफ बढ़ने लगी, कविताएं लिखने लगी, फिर धीरे धीरे गीत, फिर गजलें, थोड़ी नज्में, ऐसे इस किस्म से लिखने लगी। पहले टेक्निकलिटी उतनी समझती नहीं थी कि ये मात्राएं कैसे बांधी जाती हैं, गीत कैसे बनता है, गजल कैसे लिखेंगे, नज्म क्या होती है। वो धीरे धीरे वो चीजें सीखते गए और फिर वो चीजें होती गई। जी, तो बस क्योंकि आप ऑन द वे हैं, आप कहीं जा रही हैं, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं आपसे ही कहूंगी कि हम सबको आपकी कविता जो है वो सुनाएं, ताकि हम सभी जो है उसका जी आनंद जी ले सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं गजल रखती हूँ, ताजा गजल है। इस गजल की उम्र मैं समझिए हफ्ते भर से भी कम है, और मैं गजल में यहीं पढ़ रही हूँ पहली दफा। तो गजल आपके नजर करती हूँ कि मतलब देखिएगा कि मन में रुके हुए है एक बात रात भर से, मन में रुके हुए है एक बात रात भर से, आकर ठहर गए हो बरसात जो शहर से, आकर ठहर गए हो बरसात जो शहर से। और शेर देखें कि अपने ही उलझनों में उलझे रहे हमेशा। ये जितनी महिलाएं हैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो कई सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती हैं, तो उन पर एक शेर नजर किया है कि अपने ही उलझनों में उलझे रहे हमेशा, वरना कभी सुना है, वरना कभी सुना है, हारी नदी नहर से, वरना कभी सुना है, हारी नदी नहर से, मन में रुके हुए। और शेर देखें, आजकल के जैसे हालात हैं और सरकारें हमें क्या बता रही हैं और सच्चाई हम जानते हैं कि सुल्तान कह रहा है हर सुबह ताजगी है, सुल्तान कह रहा है हर सुबह ताजगी है, हवा मर रही है, हवा मर रही है, तालाब के जहर से, मन में रुके हुए, बहुत आभार, मन में रुके हुए हैं। और आजकल जो हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं, जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एक शेर नजर करने का प्रयास करती हूँ कि काटे तने हजारों झरनों की ना परवाह, काटे तने हजारों झरनों की ना परवाह, अब क्यों खुदा पुकारे,
अब क्यों खुदा पुकारे कुदरत के इस कहर से, अब क्यों खुदा पुकारे कुदरत के इस कहर से, मन में रुकी हुई। और अगला शेर नजर करती हूँ कि अखबार बन गई है ये जिंदगी हमारी, अखबार बन गई है ये जिंदगी हमारी, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, निकलूं जिधर जिधर से, मन में रुकी हुई। और आखिरी शेर नजर करती हूँ। और इस शेर को नजर करने के पहले एक बात इस शेर के इंट्रोडक्शन में कहूंगी कि अजहर हाशमी जी के नाम से सभी परिचित होंगे। और पिछले दिनों मैंने ये गजल जब लिखी तो मैंने उन्हें सुनाई, और ये शेर सुन के उन्होंने कहा कि ये वाकई यदि हमारी सोसाइटी में सारे लोग इस चीज को पालन करने लगे तो वाकई जो बेटियों के जो मुस्तकबिल है उसमें काफी सुधार आएगा। तो उस पर मैं शेर आपको, जी आखिरी शेर है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जो स्कूल जा रहे हैं बिटिया हमारे घर के, जो स्कूल जा रहे हैं बिटिया हमारे घर के, अंधियार डर रहा है, अंधियार डर रहा है, होती हुई शहर से, अंधियार डर रहा है, होती हुई शहर से, मन में रुकी हुई है, एक बात रात भर से। बहुत आभार जी, बहुत बहुत साधुवाद प्रार्थना जी, आपने बहुत हमारे कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अरे बड़प्पन है आपका। जी, आप जब तक आपको जी जी मैं बिल्कुल मैं सुन रही हूँ बिल्कुल सारे आपको कार्यक्रम। जी सुनती रहिए कार्यक्रम को, जी और बिल्कुल। आगे भी जरूर हम आपसे आगे के कार्यक्रमों में आपसे हम कुछ न कुछ शेर और शायरी सुनना चाहेंगे। तो चलिए बिल्कुल। हम अब रूबरू होते हैं श्री डॉक्टर नीता खरे जी से। हमारी वरिष्ठ कवित्री आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, और आपके खास शौक जो है वो क्या क्या है। हाँ, मेरा जन्म रायपुर में हुआ जो अब छत्तीसगढ़ में है। जी। और फादर मेरे वहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, तो 2 साल रही मैं, उसके बाद नागपुर आ गए हम लोग। तो प्राइमरी एजुकेशन KG1 KG2 नर्सरी नागपुर में हुआ। फिर मेरे ब्रदर डॉक्टर थे बैतूल में, मैं वहाँ आ गई और स्कूलिंग वहीं हुई। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन पूरा तो नहीं किया क्योंकि BA सेकेंड ईयर में थी तो शादी हो गई 18 साल में। और शादी के बाद मैं भोपाल आ गई और प्राइवेट ही मैंने पूरा कॉलेज अपने एजुकेशन पूरा किया, कभी कॉलेज गई नहीं पढ़ने, सिर्फ पढ़ाने गई। फिर बड़ा मुश्किल था, छोटा बेटा हो गया, 2 साल गैप हुआ, फिर मैंने फिर ये फाइनल MA किया, PhD करना शुरू करा, साथ ही साथ जॉब भी शुरू कर दिया क्योंकि बहुत शौक था। लेकिन कभी दिक्कत नहीं आई क्योंकि इन लॉज इतने अच्छे थे, बेटा बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेट किया उसने और मैं अपनी नौकरी कंटिन्यू कर पाई। और अब लगता भी है बहुत अच्छा कि इतना सबने सहयोग दिया इसलिए मैं कर पाई। मेरा जो लिखने पढ़ने का शौक ये तो रहा ही, लेकिन मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी जब मैं 8th क्लास में थी। तो एक दर्द था दिल में कि पिता नहीं है, पिता विहीन। तो कुछ कागज पे लिखना शुरू करा मैंने और धीरे धीरे उसको संवारती गई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है लेखन में, तो लिखना, डांस करना, गाना ये बचपन के शौक थे जिनको मैं बाद में पूरा कर पाई। फिर भोपाल जब आई तो आकाशवाणी से जुड़ गई। नौकरी में, कॉलेज में होते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, उससे जुड़ती गई और धीरे धीरे बहुत अच्छे मंच मिलते गए। यहाँ तक कि मुझे सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और ये सब करना बहुत अच्छा लगता है और वही चीज मेरे बच्चे भी करते हैं, दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। और अब तो मैं उनसे सीखती हूँ जो आजकल नई नई चीजें हैं। बच्चों ने मुझे माइक प्रेजेंट किया जिससे मैं गा सकूं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ती गई।
तो इस तरीके से मेरा शौक चलता गया। और लेखन जो मेरा हुआ वो नौकरी में आने के बाद हुआ। मैं ट्रेन में अप डाउन करती थी, तो बैठे बैठे 2 घंटे बिताना, तो लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। नाटकों में काम करना, गायन, संगीत, लिखना, ये सब मेरे शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन स्वांतः सुखा लिखती हूँ और मुझे बहुत संतोष मिलता है, सेटिस्फाइड हूँ मैं कि इस तरीके से मेरी ये जीवन यात्रा चलती रहे। जी, वही नीता जी, आपने जैसे बताया कि आप ट्रेन में लिख लेती हैं, तो हम तो बस यही आपसे प्रश्न करना चाह रहे थे कि लोग कहते हैं कि कविताएं और गीत लिखने के लिए फुर्सत के पल होना जरूरी है, और आपसे बस यही जानना चाह रहे थे कि कैसे घर, जॉब, आपकी शौक, आपकी रचनाएं, आप कैसे सारा कुछ मैनेज कर पाती हैं? नहीं, फुर्सत के पलों में जो कहते हैं कि तब लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं जी, जैसे खाना बनाते बनाते, सब्जी काटते काटते कुछ पंक्ति दिमाग में आई, तुरंत एक राइटिंग पैड रहता है, मैं उसमें लिख लेती हूँ। फिर जब हो जाता है, काम धाम हो जाता है, फिर उसको पूरा करती हूँ। और ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे उसके लिए एकांत चाहिए। बात करते करते में भी रचनाएं मेरी बन जाती हैं। नाटक लिखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ। तो उसके लिए जी, फुर्सत के पल, और ऐसा देखा जाए तो कभी भी फुर्सत के पल नहीं मिलते, जी। खासकर एक महिला को तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। आपके यहाँ जो पूरे अपनी कॉलोनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हम लोग आखिरी 2-3 दिनों में ऐसा हो जाता है। तो जी, ये जी, चलते चलते या बैठे बैठे, सोचते सोचते, काम करते करते रचनाएं बन जाती हैं। जी, वही हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कोई कवि छुपा हुआ रहता है। और आपने ये जो बिल्कुल। बताया कि जो मन में आए तुरंत उसको नोट डाउन करके हम बाद में उसको एक कविता का रूप दे जी सकते हैं, तो बहुत आपने जी। अच्छा बताया। अब मैं आकांक्षा तिवारी जी जो है आपसे बात करना चाहूंगी। आकांक्षा जी, आप एक लॉयर हैं, इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर्स किया है, तो सबसे पहले तो ये हाँ मैं जी। जानना चाहूंगी कि हिंदी शायरी की तरफ आपका रुझान कब और कैसे हुआ, और वो क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको एक शायर बनाया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कीर्ति जी। पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच में बुलाया। ये जैसा ये मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, ब्यूटिशियन हूँ, मैंने लॉ किया है, 2 साल 3 साल मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने फैमिली कोर्ट केसेस देखे हैं, सिविल केसेस देखे हैं, और उसके बाद ये शादी हो गई। शादी के बाद तो मैंने सब चीज़ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड भी राइटर हैं, उनकी नॉवेल छपी हुई है, ये नेशनल साहित्यिक अकेडमी से अवॉर्डेड हैं। मेरी मदर भी राइटर हैं, उन्होंने महाकाव्य वगैरह लिखा है। तो मेरी मेन इंस्पिरेशन जो मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर है। इनको पहले मेरे हस्बैंड जो लिखते हैं मैं इनको पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। कोई भी चीज़ लिखते हैं, जिनकी नॉवेल है, कहानी है, कविताएं वगैरह भी है, मैं इनको पढ़ती थी। इनको पढ़ के फिर मुझे अच्छा लगा, तो ये उनको देखते देखते मैंने भी लिखना चालू। मैं लिखती तो पहले भी थी, लॉ में लॉ जनरल मेरे पब्लिश हुए हैं। और फिर बीच में होता क्या है ना, जब फैमिली बढ़ती है, बच्चे अच्छे होते हैं, तो सब चीज़ें छूट जाती हैं। फिर उनको मैनेज करने में थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर टाइम मिलता नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिलता है फिर वही, फिर समय के साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं। और इस बीच मेरा लिखना ज़्यादा हो गया। ये कोविड के जो टाइम पीरियड है ना, इसका मेरे को बस ने बड़ा सहयोग किया। कहना नहीं चाहिए, एक तो महामारी है ये एक तरह से, लेकिन हर चीज़ में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों चीज़ें होती हैं हर एक के साथ। तो उसपे है आप अपने आप को कैसे नॉर्मल रख सकते हो, कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, उसके लिए जी, आपको अपना कहीं नहीं कि इंगेज करना पड़ेगा। तो इस बीच मेरा लेखन इस पीरियड में ज़्यादा हो गया है। और शायरी तो मुझे भी नहीं पता था मैंने कब और कैसे लिखना चालू कर दी है। और मैंने ग्रुप्स में भी है, मुझे हर उसमें बहुत अच्छे अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, विनर जिसमें नाम आता है तो एक खुशी एक संतोष सा मिलता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कि आप लोगों ने मेरी शायरी को पसंद किया, मुझे यहाँ बुलाया। आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अप्रतिम टीम और सारे सदस्य जो हैं इसके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बस आप लोगों के लिए काम के लिए ना वो स्पीचलेस शब्द नहीं है। आप लोग की कैसे और किस तरह से तारीफ की जाए जी, पूरा। आपसे बातों का सिलसिला और जारी रहेगा। अब मैं बबीता चौहान पवार जी की तरफ अपना रुख करती हूँ। वो हमारी जो है, उन्होंने बहुत कम समय में हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। तो बबीता जी, साहित्य के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ कि आपके ढेर सारे शौक हैं, आप इको फ्रेंडली चीजें बनाती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं, तो प्लीज हमारे साथ अपने सारी चीजें शेयर कीजिए। साहित्य के प्रति रुझान तो मेरा जैसे बचपन से था, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था।
और उसमें कहीं ना कहीं योगदान मेरे पिताजी का रहा, जो जनसंपर्क विभाग में कार्यरत थे। तो मेरे घर पत्रिकाएं बहुत आती थी, तो बहुत छोटी उम्र से मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और ऐसे ही तो कभी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरी आदत थी मैं अपने कॉपी के पीछे, अपने रजिस्टर के पीछे कुछ ना कुछ जो भी पंक्तियां मेरे दिमाग में आती थी मैं उनको लिखती रहती थी। तो ऐसे ही मतलब वो लिखने का एक शौक जागृत हो गया। पर फिर बीच में एक लंबा अंतराल आया, शादी हो गई। और जैसा आकांक्षा जी ने बताया कि कोविड पीरियड जब आया, उस साल वो मेरा जीवन का भी 50वां वसंत पूरा हुआ था और मुझे भी थोड़ी सी फुर्सत मिल गई थी। और कोविड पीरियड ने भले ही उसमें कितनी नकारात्मकता हो, उसमें एक सकारात्मकता ये थी कि हम वापस से जब अपने बचपने को जीने लगे थे, हर काम को करने लगे थे, हर काम हाथ से करने लगे थे, तो एक व्यवस्थित दिनचर्या चलने लगी थी। तो मुझे बहुत टाइम मिलता था। टाइम जब मिलता था तो मेरा भी वैसा था कि जहां दिमाग में शब्द आए तो फिर तुरंत लिख लो, और तुरंत उसको मैं लिखने बैठ जाती थी। और ये है कि 5-7 मिनट में एक कविता लिखा गई। और बस आज का मतलब दिन का ऐसा नहीं चल, मतलब सफर कर रहे हैं हम, घर से बाजार जा रहे हैं और कोई चीज दिख गई तो मुझे लगता दिमाग में जो शब्द आ गए वो घूमते रहते हैं जब तक कि मैं उसको नोटपैड पे नहीं लिख लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा ये रुझान था, जो हाँ वाकई में ये नकारात्मक कोविड ने एक सकारात्मकता करी, जो जी हमारे पुराने शौकों को उभार दिया वापस से। जी। मैं फिर से जो है डॉक्टर नीता खरे की तरफ रुख करती हूँ और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर कोई नवोदित रचनाकार आपसे लेखन को सुधारने के लिए कुछ सुझाव मांगे तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब शुरू शुरू में कोई भी लिखना शुरू करता है और वो चाहता है कि उसकी कविता छपे, जी जिसके अंदर के शब्द हैं, अभिव्यक्ति है, लेकिन बुद्धिजीवियों के संसार में मेरा अनुभव रहा है कि उसको कोई ना तो प्राथमिकता मिलती है, ना उसको सराहा जाता है। बहुत तरीके से आलोचना का उसको सामना करना पड़ता है। और जिस भी संगठन से आप जुड़ते हो वो बोलते हैं अच्छा कहाँ कहाँ छपी। अब जिसने पहली बार लिखी है और अच्छा लिखा है वो चाहता है कि मुझे लोग पढ़ें, लेकिन जब ऐसा पूछा जाता है कहाँ कहाँ छपी तो वहीं पर उसका मॉरल डाउन हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो नए लिखने वाले आ रहे हैं, नए लेखन का कवि हैं, रचनाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो आपने एक मंच ये बनाया है, आप लोगों को इससे जोड़िए और उनको सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास भाव है, अभिव्यक्ति है और वो लिखता है अच्छा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लिखा, लेकिन जो भी लिखने का शौक रखता है वो उसकी चीजें बारीकियां समझता है। शुरू में जब मैं देखती थी कि लोग छपवाना चाहते हैं तो और उनको किस तरीके से पीछे ढकेला जाता था। मैंने पिछली बार एक रचना पढ़ी थी एक कार्य गोष्ठी में कि जी किसी ने लिखा और वो जब छपने के लिए गया लेकिन उसको बुद्धिजीवियों की दुनिया में किल्ली उड़ाई गई, जन्म के लिए कोसा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि पैदा होते साथ ही उसका अंत हो गया। तो ऐसा माहौल समाज ना दे। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं लेकिन नए लोगों को भी सुनने का एक जज्बा होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीजें आएंगी। जी जी नीता जी, आपका आपका ये जो एक्सपीरियंस है इससे जरूर जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं वो जरूर फायदा उठाएंगे। और अप्रतिम पत्र की भी यही कोशिश हमेशा से रही है कि नए लोगों को हम बढ़ावा दे सकें। और उसी बिल्कुल कड़ी में आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी कवित्रियां यहाँ पर हैं, स्पेशली क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमेशा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, तो हमने आज यहाँ पर सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट का ही काम किया है। हमने सभी जो हमारी कवित्रियां हैं विमेन ही हैं, तो महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन का हमने एक स्टेज प्रोवाइड किया है। और हम सब जो अप्रतिम टीम जो है वो भी एक महिलाओं का ही एक ग्रुप है। तो आप सबके एक्सपीरियंस से हम भी जरूर आगे बढ़ेंगे। अब मैं बबीता जी से ये जानना चाहूंगी कि आज के समय में एक कवि की क्या भूमिका होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आज के समय में कवि की क्या भूमिका होती है। कलम बहुत कुछ कर सकती है, कलम बहुत सारी जागरूकता फैला सकती है। कलम से हम अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी भी सामाजिक बुराई हो, कोई भी सरोकार हो, तो हम उसको कलम के माध्यम से अपने, चाहे उसको कविता के माध्यम से, गद्य पद्य किसी भी रूप में आप प्रस्तुत करेंगे, जब पढ़ने वाले के दिल को छुएगी, आपके भाव जब पढ़ने वाले के दिल को छुएंगे तो जरूर उसका असर होगा। कोई भी जैसे
जब आजादी के वक्त का मैं बताती हूँ, जब ऐसे गीत लिखे जाते थे, क्रांतिकारी वाले गीत लिखे जाते थे, लोगों में अपने आप जोश और जज्बा आता था कि नहीं, हमें आजाद होना है। कलम का काम ही यह है लोगों में जागरूकता फैलाना। तो कवि की भी यही भूमिका है कि वो ऐसा लिखे कि समाज को कुछ अच्छा दे सके, और उससे निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। जी, 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 बिल्कुल समाज को ऐसे ही कवियों की ज़रूरत है। और अब इस जैसे हम सब ने बात कर रहे हैं कि कोविड समय में सभी लोग जो हैं नए-नए रचनाकार उभर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे समाज में ऐसे नए-नए संदेश सभी को मिलेंगे कि हमारे जो समाज है, वो बहुत उत्कृष्ट होने वाला है। तो अब मैं आकांक्षा जी की तरफ एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो जी, कवियों जी, की भूमिका की जो बात अभी हो रही थी, मैं उसी बात जी, की ओर तायद करूंगी कि जी, जी, कवियों प्रार्थना की जी। भूमिका जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के जमाने से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। साहित्यकारों की भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण रही है। जी, गोस्वामी तुलसीदास ने भी जितने दोहे कहे, चौपाइयां कही, उसमें सामाजिक चिंतन की बहुत बात है। उसमें एक दोहा मुझे उदाहरणार्थ एक याद आ रहा है कि सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। मतलब आप जी, देखिए, आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर, आपका गुरु यदि आपसे झूठ बोलता है तो आपके शरीर का, आपकी बुद्धि का, आपके राज का नाश हो जाएगा। तो ये कितना सामाजिक चिंतन की बात उन्होंने कही। और कवि का और साहित्यकार का काम यही होता है कि आप मतलब समाज की चिंता और उसके चिंतन दोनों का ख्याल रखें। तो मुझे ये लगता है कि साहित्यकारों की बड़ी महत्वपूर्ण सी भूमिका होती है। जी, जी, जी। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल प्रार्थना सही जी। बोला। और अभी जैसे गुरु की बात हो रही है और कल ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वो अभी हमने कल मनाया है। तो मैं आकांक्षा जी से ये जानना चाहूंगी कि आपके विचार में क्या हर व्यक्ति के जीवन में किसी गुरु का होना अनिवार्य है? क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए आप क्या कीर्ति जी, गुरु जो होता है ना, वो क्या करता है? गुरु जो होता है वो शिक्षा देता है, अच्छी सद्भाव बताता है, सविचार देता है कि हर इंसान को ऐसा नहीं है कि वो उसको गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर इंसान खुद भी गुरु अपना बन सकता है। अगर आप एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीखेंगे तो छोटा बच्चा भी आपके लिए गुरु हो सकता है। आप अपने अगल बगल भी देखोगे, कोई भी जो आपके लिए प्रेरणा बनेगा, कोई आपको कोई एक शिक्षा देता है, वो आपके लिए गुरु है। इवन नेचर को भी आप देखो ना, नेचर भी बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कहते हैं ना कि चिड़ियों से चहकना सीखो, फूलों से महकना, धरती से देना सीखो, पानी सा बहना, कुछ ना कुछ तो इनसे सीखो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुदरत से हर चीज सीख सकते हो और हर चीज आपके सामने होता है। तो गुरु का होना ना होना कोई वो नहीं है, बस आप एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ चलो ना, तो आप अपने गुरु खुद भी बन सकते हो। जी, जी, जी। जी। आपका आप मैंने जहाँ तक आपको जाना है आकांक्षा जी कि आप पेट जी लवर भी रही हैं। तो बिल्कुल जी। आप मतलब आपके जीवन में किन लोगों ने आपको प्रभावित किया है? आपकी खास शौक क्या है? उसके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे। देखिए मेरा बर्थ तो कानपुर में हुआ है और मैं अकेली, मेरे 2 ब्रदर्स हैं। मेरी मदर, सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स इंग्लिश में किया और मैंने वहाँ कानपुर के डीवी कॉलेज से लॉ किया। लॉ में नाइट क्लासेस होती थी, जी, तो एक तो हम लोगों में होता है ना, लड़की बड़ी हो अकेले नहीं भेज सकते हैं, नाइट 6 से 9 की क्लासेस है। फिर तो उसमें मेरी मदर ने मेरे साथ एजुकेशन ली लॉ की। मैंने और मेरी मदर ने दोनों एक साथ लॉ किया दोनों ने, और इवन कॉलेज में भी किसी को पता नहीं रहता था मेरी मदर है, कि देख के भी पहचान में आती थी, सब एज ए सिस्टर समझती थी। और ये मतलब मैं एनिमल लवर हूँ और मेरे साथ सबसे पॉजिटिव बात ये है कि मेरे जहाँ मैं रहती थी, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी घायल पशु पक्षी जानवर, इवन कैसे भी जानवर जिनको मिलते थे ना, चिड़िया बिल्ली कुत्ता, सब ला ला के मुझे को देते थे, दीदी ये ले लो, इसको देख लो। तो इनके चक्कर में मेरे फादर सपोर्ट बहुत करते थे। तो वो मुझसे बोलते, बेटा तुम इसको अजायब घर बना लो, जैसे कहते हैं ना चिड़ियाघर को अजायब घर बोलते हैं, बेटा हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो उसमें तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी पक्षी। एक मैं गई, मुझे याद है वाकया, मैं अपनी मदर के साथ गई थी अपनी ताई जी के यहाँ, तो किसी ने पोमेरियन कुत्ता पाला था, वो बूढ़ा हो गया था, इंजर्ड था, उसने उठा के उसको छोड़ दिया सड़क में। तो मैं घर आई तो रिक्शे में बैठा था, वहाँ तो रिक्शे वाले चलते हैं, तो वो रिक्शे वाले ने उस कुत्ते को उतारा कि इसको उतार। तो हमने क्यों उतारा? बोले किसी ने इसको छोड़ दिया है, ये ऐसे ही घूमता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं उस कुत्ते को घर लेके आई,
पापा मेरे सरप्राइज बोले, बेटा फिर एक और नमूना ले आई, तो क्या है ये? तो मैंने कहा किसी ने इसको छोड़ दिया, ये कहाँ जाएगा, इसको मैं पाल ली। मैंने ऑलरेडी घर में 2 कुत्ते थे उस समय। तो मतलब इस तरह से इसमें मेरे मदर फादर काफी सपोर्ट करते थे हर चीज में जी। पूरा। और आपका अगला प्रश्न क्या था? मैंने ध्यान नहीं दिया। आपके शौक के बारे में जानना शौक, चाह रहे ओके। शौक मेरा कुकिंग है और म्यूजिक सुनना, लिखना, पढ़ना, और मैं हस्बैंड की लिखी हुई कहानियों को ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। जी। और मेरा बड़ा बेटा है, फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन कर रहा है सिम्बायोसिस से। तो वो जो करता है उसको देखना, उसके सारी चीजों को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और मेरा छोटा बेटा है, वो पियानो में कर रहा है, ग्रेड 6 का लिया है, तो पियानो बजाता है। मुझे पियानो सुनना बहुत अच्छा लगता है। और इन सब में मेरे हस्बैंड का काफी कोऑपरेशन रहता है, हर चीज काफी, वो पूरा इंस्पिरेशन एक तरह से मेरे हस्बैंड ही रहते हैं इन सब में। चलिए, बहुत अच्छा। अब ये सब जानकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रार्थना जी, क्या आप हमारे साथ में हैं? जी जी, मैं साथ हूँ जी, बताएं जी। तो प्रार्थना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंदी कविता के क्षेत्र में किस कवि की शैली ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और उनकी कौन सी कविता आप दर्शकों को जो है प्रस्तावित करना चाहेंगी? अभी फिलहाल में कविता तो मुझे ख्याल नहीं आ रही है, लेकिन मुझे एक नॉवेल याद आ रहा है कि जी। गुनाहों का देवता। जी। अभी हाँ रिसेंटली जी। मैंने पढ़ा था उसको। जी, आप लोगों में से पढ़ा ही होगा आप लोगों ने गुनाहों का देवता। जी, तो वो मुझे, उसकी कहानी मुझे इतनी अपील की, और जिस तरीके से उसकी बुनावट है, जो निटिंग है उसकी, वो मुझे बहुत अपील की। तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, जिसने नहीं पढ़ा हो वो जरूर पढ़े, और जिसने पढ़ा हो उसे बहुत बधाई। और थैंक यू। आपने कवि की जहां तक बात की तो मैं और कवि की जहां तक बात की तो मैं कहूंगी, बशीर बद्र साहब जो हैं, शायर हैं, बहुत मशहूर शायर हैं। अहमद फराज साहब की शायरी मैंने बहुत पढ़ी है। मैंने परवीन शाकिर को बहुत पढ़ा है। परवीन शाकिर एज अ पर्सनालिटी भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब जी। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की, जहां हम बात कर रहे हैं कि हम सारी औरतें ही हैं पैनल पे, और बड़ा खूबसूरत सा पैनल हमारा लग रहा है। जी। और तो परवीन शाकिर भी मैं कहूंगी उस जमाने की वो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल रही हैं। एक बहुत अद्भुत शायरा थी। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, और पाकिस्तान, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना ब्यूरोक्रेसी की, तो मतलब वो मुझे बहुत अपील करती थी एज अ पर्सनालिटी एंड एज अ शायरा ऑल्सो। जी। तो और हिंदी में होंगी मैथिली शरण गुप्त जो हैं, वो हालांकि उनकी बहुत कंटेम्प्रेरी शैली नहीं है, बहुत पुराने उस समय के कवि हैं, लेकिन आप जब उनकी पढ़ेंगे तो उनकी भी निटिंग बहुत शानदार बचपन में तो रहेगी। मुझे लगता है अब कि ये काफी है सारे लोगों ने उनकी कविताएं पढ़ी होंगी। रामधारी सिंह दिनकर हैं। और मुझे हिंदी में मतलब ये नाम बहुत कमाल के लगते हैं। दुष्यंत कुमार का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी गजलों में, हिंदी कविताओं में, और गजलों के हिंदीकरण में उनका बहुत योगदान है। तो मैं कहूंगी अपने सब जी। एक अपने आप में परिचय है, तो परिचय की आवश्यकता नहीं है, अपने आप परिचय। जी जी जी, धन्यवाद प्रार्थना जी। डॉक्टर नीता आप खरे। मुझे सुन पा रहे हैं कीर्ति जी? जी जी जी। आप बीच में, जी आपका नेटवर्क से आप शायद बाहर चली गई थी, तो मुझे लगा कि आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जी जी जी। नहीं नहीं, वो वही मैं चल रही हूँ ना, तो वो थोड़ा ऑन द वे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जी। जी जी। तो अब हम डॉक्टर नीता खरे से मैं यही जानना चाहूंगी कि आपकी प्रेरणा क्या है, और अप्रतिम पत्र के विषय में आपने वैसे अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं, तो वैसे आप दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगी, और आपकी द्वारा लिखी आपकी सबसे प्रिय कविता हम सभी सुनना चाहते हैं। तो ओवर टू यू नीता दर्शकों को तो मैं, श्रोताओं को तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी जी। कि हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहिए। अगर हम खाली बैठे तो जैसे नदी रुक जाती है तो सड़ान पैदा होती है। अगर हमारी अंदर की क्रिएटिविटी को हमने नहीं उभारा या हम बिल्कुल सुस्त हो गए तो जंग लग जाती है और जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। मेरी तो यही इच्छा है। मैं 63 की हो गई हूँ और 65 में मैं रिटायर हो जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक कुछ ना कुछ करती रहूं। जरूरी नहीं है नौकरी, सामाजिक सेवा, लिखना पढ़ना, आप लोगों से जुड़े रहना, ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहना। और अप्रतिम के बारे में तो मुझे बहुत, जब ये आप लोगों ने शुरू किया था तो ऐसा लगता नहीं था कि आप इतना अच्छा कुछ कर पाएंगी,
क्योंकि मैंने जब आपका काम शुरू में देखा, धीरे धीरे आप में इतना निखार आया है कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी होकर आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और आपकी पूरी टीम में बोधमिता है, बिंदिया है, ये लोग भी बहुत अच्छा करती है, चाहे वो खाद बनाने का काम हो, लोगों के घर जरूरतमंद के लोगों को जरूरत की चीजें देना, खाना पहुंचाना, सोशल सर्विस आपकी बहुत है, फिर प्लांटेशन, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये सब चीजें आप बहुत अच्छा करती, बहुत छोटे रूप में शुरू करके, और अब बहुत विस्तृत हमारा दायरा फैलता जा रहा है। तो इस काम के लिए मैं आपकी पूरी टीम को और इस कॉलोनी को, दोनों तीनों विष्णु हाईटेक की है और एक और कॉलोनी जुड़ी हुई है कॉटेज, कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही गणेश उत्सव के समय तो 10 दिन ऐसा लगता है कि यहाँ कोई पर्व, सिर्फ गणेश जी नहीं, उनके साथ साथ हम लोग भी पूरे बहुत वीआईपी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा काम है और करते रहिए सतत। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपके द्वारा लिखी कविताओं का हम आनंद लेना चाहेंगे, तो आप कुछ अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि जी नीता पहले जी, मैं दर्शक के ऊपर एक सोचा था, लेकिन मुझे एक जो हमेशा चीज लगती है, धर्म के नाम पर हमारे यहाँ जो दिखावे हो रहे हैं, जबकि एक बहुत श्रद्धा, वो जो आजकल दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है, उसकी कविता है। सुबह सुबह स्वप्न देखा, देवी माँ कह रही, सुबह सुबह एक स्वप्न देवी माँ सपने में कह रही, तो इतना भोग ना रखो कि मैं अपच हो जाए, तो इतना भोग ना रखो कि मैं और अपच हो जाए। गा गा कर इतना शोर। जी नीता जी का कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं नीता जी को, हम फिर उनके साथ में उनकी कविता का आनंद लेंगे। जब तक मैं बबीता जी आपसे बात करना चाहूंगी कि साहित्य के प्रति आपका रुझान, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इको फ्रेंडली कैसे रीयूज और रिसाइकिल के लिए आप काम कर रही हैं, और आज के पर्यावरण को बचाने के लिए जो आप काम कर रही हैं, उसके बारे में जरूर हम दर्शकों को बताएं। हाँ कीर्ति, बहुत जरूरी है कि जो अभी हम 1-1.5 साल से समस्या झेल रहे हैं कोविड की, ये सब भी हमारी ही बनाई हुई है। और जो अभी हमने चंद दिनों पहले देखी ऑक्सीजन की कमी, और उस कमी के कारण मरते लोग, बिखरते परिवार हमने जो देखे, वो सब के दोषी हम खुद ही थे। हमने ही इस पर्यावरण को इतना बिगाड़ा, इतना पेड़ों को काटा, हमने इतना प्लास्टिक का कचरा फैलाया कि आज हमारा खुद का ही इस धरती पे दम घुटने लगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके घर से जो भी कचरा निकलता है, जैसे आपकी अप्रतिम टीम सिखाती है कि खाद बनाइए, बहुत अच्छा काम है। आप जब अपने घर में सामान देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारा सामान ऐसा होता है, 75% सामान हमारे पास ऐसा होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं नए तरीके से। आपके पास कपड़े होते हैं, जैसे अभी टी शर्ट्स होती, मेरे पास टी शर्ट थी, मैंने टी शर्ट के ब्लाउज बना लिए, है ना। प्लास्टिक के बॉटल्स निकलती है, हम फेंक देते हैं, या तो फेंके क्यों, हम बाजार से भी गमले लाते हैं, आप उसके गिफ्ट्स बनाइए, लोगों को गिफ्ट करिए। जरूरी नहीं है हम बाजार से ही कुछ खरीद के लाके गिफ्ट करें। आप बुके आप किसी को देते हैं, लेता है, एक दिन बाद बुके मुरझा जाता है। बहुत कोशिश करिए कि आप लोगों को प्लांट्स गिफ्ट करें, और वो प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं वो भी आप अपने घर के बचे सामानों से ही बना सकते हैं। मेरा जो है वो अभी प्रण ही ये है कि मैं रिसाइकलिंग, रीयूज और सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। जितना हम इस काम को करेंगे, उतना हम अपनी पृथ्वी को स्वच्छ करेंगे और अच्छी साफ हवा लायक बनाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि कोशिश करिए कि घर घर में खाद बने, और घर घर में से निकलने वाले कचरे से ही, हम कबाड़ से ही बहुत कुछ कर सके, तो हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जी जी जी, आपका ये जो संदेश है दर्शकों को, जरूर वो लोग इससे प्रेरित होकर पर्यावरण के प्रति जागरूक जरूर होंगे। और अब मैं आकांक्षा जी से बात करूंगी कि आप अपने जीवन में किन लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, और आपकी कुछ शायरियों का जरूर हम आनंद लेना चाहेंगे आकांक्षा जी। तो जी। जी बिल्कुल।
हाँ जी। हाँ कीर्ति जी, जैसे आपने पूछा आप किनसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो जी फिर वही बात, मैं जो भी इंस्पिरेशन है या मैं जिससे प्रभावित हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर हैं। मेरी जो भी शायरी है मैं इनको सोच के ही लिखती हूँ, और लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन जो भी है सब मेरे शायरी का मेन इसमें वही है। कहते हैं ना शायरी क्या होती है, ये शायरी होती है हर एक शख्स के अंदर एक शायर होता है, हर इंसान का एक शायर होता है, और अंतर ये होता है कि कुछ जो अपने फीलिंग्स होते हैं, जज्बात, वो अपने अंदर रखते हैं, और कुछ होते हैं उसको मतलब अल्फाजों के उसमें पिरो मोती के पिरो के बाहर निकाल देते हैं, वो शायर बन जाते हैं। तो मेरी एक पहले है, हर शायर की शायरी में हर शायर की शायरी में कुछ छुपे हुए से जज्बात होते हैं जो सिर्फ एक शायर समझता है, बाकी तो वाह वाह करके लुत्फ उठा लेते हैं। अब जैसे कोई भी शायरी होती है, ज्यादा लोग कहते हैं शायर वही बनता है जो इश्क में घायल होता है, धोखा खाए हुआ होता है जी जी जी। तो कह रहे हैं ना, तो कहते हैं ये पक्का शायर बन गया, इसको इश्क में धोखा मिला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायरी अंदर की फीलिंग है, जो आप महसूस करते हो, जो आपके अंदर फील होता है, वो आप लिख देते हो। कहते हैं चिरागे रोशनी तो इश्क से होती है, बाकी तो अंधेरी रात है। भाई चिरागे रोशनी इश्क से होती है, बाकी तो अंधेरी रात है। अब कोई भी शायरी हो उसमें दो लोगों की होती है, जैसे कि कहानी हमारी दास्तान तुम्हारी, उन्हीं को लेके पूरी शायरी बन जाती है। और जैसे वो होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं कोई भी शायरी आप कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, तो मेरे जीवन के हर अध्याय के पन्नों में मेरे जीवन के हर अध्याय के पन्नों में लिखे हुए अल्फाज होते हैं। तो मतलब इंस्पिरेशन कह लो, या आप वो मतलब एक तरह से प्रेरणा बोल लो, तो वो आप जी अपनी फील को कह सकते हो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि तारे टूटते हैं, इनसे कुछ दुआ मांग लो, विश मांग लो, तो उसके पास चंद लाइनें हैं, हम क्या दुआ मांगे, हम क्या दुआ मांगे उन टूटते तारों से, हम क्या दुआ मांगे उन टूटते तारों से जो खुद ही टूट गए हैं किसी की चाहत में। तो जो ऑलरेडी टूट चुका है वो आपको क्या करेगा। अब जैसे कोई भी बात होती है, जैसे आप अपने किसी संगीत साथी से करना चाहें या कुछ बोले, तो कहते हैं ना बेटा इशारा, अपने बच्चों से भी कहते हैं बेटा इशारा समझा करो, हम जो कह रहे हैं हमारे बात बोल नहीं सकते हैं। तो जी कहते हैं आंखों की कही कुछ अनकही बातें, आंखों की कही कुछ अनकही बातें काश तुम समझ पाते। तो वो इशारों की जो भाषा होती है ना, बहुत बड़ी भाषा होती है। और इसी तरह जब कोई बात होती है, अगर आपने कुछ कहा, अगले को समझ नहीं आया, अगर मौन हो जाता है, तो उसमें है अगर तुम मेरे ना होने से खुश हो, आप किसी को कितना चाह सकते हो भाई, आप कितना चाहते हो किसी को, कि अगर आप मेरे ना होने से खुश हो तो हम आपकी इस बात से भी खुश हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब जैसे आप कोई कहता है ना कि मुझे कितना चाहते हो, हम तो बहुत चाहते हैं, कितना, तो वो कोई अल्फाज नहीं है, आप उसको बयान नहीं कर सकते हो। तो बहुत से कहते हैं ना आंखों की कही, मतलब कुछ शब्द होते हैं जो आप बयान नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से हाँ, सॉरी थोड़ा इधर पढ़ना हो गया था। जैसे आप कभी होता है, कभी आप मूड अपसेट हो जाते हो या कभी कुछ होता है, तो आप सोचते क्या करें, तो होता लिखते हैं। तो उसी में है, लिखने बैठे हैं अल्फाज नहीं है, लिखने बैठे हैं अल्फाज नहीं है, कुछ तो बिखरा है जज्बात नहीं है मेरी, क्योंकि तेरी बातों में अब वो बात नहीं है। तो जब समय होता है, कोई टेंशन होती है, कुछ आती तो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उस मौन में आप क्या करोगे। अब जैसे ऐसे ही होता है ना, आदमी की यादें होती है, जो यादें होती है ना, आपको नहीं पता होता आप किसको याद कर रहे हो, क्या याद कर रहे हो। तो कहते हैं तेरी यादें, तेरी बातें, तेरी यादें, तेरी बातें, तेरा चेहरा वो मुलाकातें, ये सब बहुत सताती हैं। तेरी यादें, तेरी बातें, तेरा चेहरा वो मुलाकातें, ये सब बहुत सताती है। कमबख्त, ये जो यादें हैं ना, यादें बहुत रुलाती हैं। तो हर एक के जो यादें हैं ना, यादें तो आप उनको नहीं कर सकते हो, याद तो हर पहलू में आपके साथ रहेंगे पूरे उसमें। जी और उसे हाँ, तो बस वही है।
बाकी और है जैसे बहुत बढ़िया है कि लिखने बैठे हैं और अल्फाज नहीं है। हाँ, कुछ बहुत तो बढ़िया। बिखरा है, जी, जज्बात नहीं है। जज्बात नहीं। और जैसे वो कहते हैं आप कोई बात बोलो, जैसे महिलाओं के साथ अक्सर यही होता है, वो उनकी चाहे गलती हो या ना हो, दोष उन्हीं के ऊपर रहता है। तो वही कहते हैं, हम क्या किसी से और क्यों करें, हम किसी और से शिकायत, हम क्यों करें किसी और से शिकायत, कहने को तो खता हमेशा हमारी ही होती है। तो आप अपने आप को कह नहीं सकते हो ना आप किसी से बयां कर सकते हो। क्या बात इसलिए है। हाँ, इश्क जो होता है ना, इश्क कभी आप ये तो नहीं कहते नहीं मुझे उससे मोहब्बत करनी है, मुझे उससे इश्क करना है। इश्क ऐसी चीज होती है, इश्क कभी सोच समझ के नहीं किया जाता, इश्क कभी सोच समझ के नहीं की जाती, जिससे होनी होती है ना बस पहली नजर में हो जाती है। तो इश्क जी, जो है हर शायरी में एक इश्क का जो जज्बा है ना, हर उसमें लगा हुआ है। जी। इसी तरह कौन है मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला, कौन है मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला, अरे तुम तो दिल में रहा करते थे, दस्तक कहाँ से आ गई। मेरा चलिए आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शायरियों का हम सब ने हाँ मिलकर जी, आनंद लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रहे हैं क्योंकि हमारी और भी कविताएं हम सभी लोगों की लिखी हुई कविताओं का आनंद लेंगे। तो अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। रुख करना चाहूंगी बबीता चौहान पवार जी की तरफ। बबीता जी, आप अपनी लिखी अपनी कोई सबसे प्रिय कविता, एक दो कविताएं हमें सुनाएं। और आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी वो भी आप दें। ओवर टू यू। मैं जो अभी आप लोगों को कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पहचान। ये कविता मैंने कल ही लिखी है, तो बड़ी जी ताजा तरीन कविता है जो आज आप लोगों को सुना रही हूँ। कि ये ना हर महिला के साथ होता ही है, मेरे साथ भी हुआ, बहुतों के साथ होता ही है कि कभी कभी दिल सोच बैठता है क्या है मेरी पहचान। कभी कभी दिल सोच बैठता क्या है मेरी पहचान। बचपन में बेटी बन लड़ियाई इतराई, बड़ी हुई तो बहन बन शर्माई। फिर धीरे से सुनने मिला बेटी तो होती है पराई। जी पत्नी बन हुई उपकृत, पत्नी बन हुई उपकृत, बहू बन मिला कभी अतनत, कभी हुई तिरस्कृत। बहू बन कभी मिला अपनत, कभी हुई तिरस्कृत। फिर छाई खुशियां, फिर छाई खुशियां, और माँ बन के हुई अलंकृत। फिर छाई खुशियां, माँ बन के हुई अलंकृत। पहले पिता का उपनाम जुड़ा, पहले पिता का उपनाम जुड़ा फिर पति का। पहले पिता का उपनाम जुड़ा फिर जुड़ा पति का। मैंने भी पूरी कोशिश की और दिल से दिल को जोड़ा। मैंने भी पूरी कोशिश की और दिल से दिल को जोड़ा। खुश भी रही, खुश भी रही, पर फिर भी दिल के किसी कोने में रहा एक खटका, एक रोड़ा। खुश भी रही पर फिर भी दिल के किसी कोने में रहा एक खटका, एक रोड़ा। कि इन सब के बीच में मैं हूं कहाँ, इन सब के बीच में मैं हूं कहाँ। मेरी खुद की पहचान खो गई, मेरी खुद की पहचान खो गई। बेशक ये सब रिश्ते मुझे बहुत भाते, बेशक ये सब रिश्ते मुझे बहुत भाते, मुझे बहुत मजबूत बनाते, मुझे बहुत मजबूत बनाते। माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां मेरी पहचान बताते। माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र, हरी चूड़ियां मेरी पहचान बनाते। पर मेरे दिल को बहला न पाते, पर मेरे दिल को बहला न पहला ना पाते। पाते। उम्र के इस पड़ाव पर चाह, उम्र के इस पड़ाव पर चाह है कुछ नहीं है ज्यादा। उम्र के इस पड़ाव पर चाह नहीं है कुछ ज्यादा। बस जिस गारे मिट बस इतना कर दो, बस इतना कर दो, जिस गारे मिट्टी के घर को मकान को मैंने घर बनाया। जिस गारे मिट्टी के मकान को मैंने घर बनाया, उस पे एक पट्टी मेरे नाम की भी जड़ दो, उस पे एक पट्टी मेरे नाम की भी जड़ दो। धन्यवाद। पर एक पट्टी मेरे नाम की भी जड़। बहुत खूब बबीता जी, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। नीता खरे जी, आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जी जुड़ी नीता जी। हुई मैं, जी जी जी, वही नेटवर्क के। मेरी अधूरी रह गई थी। जी जी जी, आपकी हाँ, अधूरी कुछ रह गई बारिश। थी, तो मैं यही चाहूंगी कि आप फिर से अपनी कविता सुनाएं। जी और क्योंकि जी। सावन का मौसम है तो मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि यदि कुछ सावन पे आप कुछ लोकगीत या कुछ सुनाना चाहें तो उससे भी हमको
हमारा जो है आनंद दुगना हो जाएगा। जी बिल्कुल नीति बिल्कुल। मेरी कविता है पाखंड। सुबह जी। सुबह एक स्वप्न दिखा, देवी माँ सपने में कह रही थी, हे भक्तों, ना भोग ना रखो कि मैं खा ना पाऊं, अपच हो जाए। गा गा कर चिल्लाकर इतना शोर मत करो, कान पक जाए। धन व्यर्थ ना लुटाओ कि कंगाल हो जाऊं, मत तमाशे मेरे नाम पर करो, धर्म के नाम पर पाखंड मत करो। खिला दो भूखों को, मैं तृप्त हो जाऊंगी, ढाक दो नंगे तन को, मेरा श्रृंगार हो जाएगा। प्रेम की ज्योति फैलाओ, पास आ जाएगी। शोर करो अबला की लाज बचाने को, सर उठाओ इंसानियत के लिए, मानवता को बुलंदी तक पहुंचाने को। मैं मूरत से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं मूरत से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जी बहुत बढ़िया। हेलो नीता अब जी। मैं एक बारिश पर समय है अगर तो मैं कविता सुना। जी जी बिल्कुल समय है, और आज तो मौसम भी जो है सावन, अभी काफी समय से तो गर्मी चल रही थी, पर हमारे यहाँ भोपाल में अब कल से जो सावन का महीना आज से शुरू हुआ है, तो कल से बारिश का बारिश सिलसिला भी जारी हो गया है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि सावन जी। पर आप जरूर कुछ हमें सुनाएं। मन भावन सावन रुत आई, बादल बरसे लो गरज गरज। धरती ने ओढ़ी हरी चूनर, मौसम ने ली नई अंगड़ाई। कल कल छल छल झरने बहते, वन उपवन और मन महके। भीगे पंछी डूबके सोचे, किस डाल पर बैठ कर अब चहके। छप्पर नीचे छुप गई गैया, हल बैल चलेंगे अब दुनिया। अब फसल सुनहरी आएगी, जन जन का मन हर्षाएगी। प्यासी धरती अब होगी तृप्त, दुख के बादल छट जाएंगे। तपती धरती की सुन पुकार, घन झूम बरस कर जाएंगे। घूंघट में नई नवेली भी शर्माई प्रिय आलिंगन में। भीगे दोनों प्रेम बरखा में, बरबस बंध गए सम्मोहन में। हुई नई नवेली वसुंधरा, सृष्टि ने अजब ये रूप धरा। सुरभित यौवन की अंगड़ाई, मन भावन सावन रुत आई, मन भावन सावन रुत आई। मन भावन पावन रोताई। सचमुच आज जो है मन सबका भाव विभोर उठा आप सभी का जो काव्य वाचन सुनकर, और अवश्य ही हमारे जो श्रोतागण हैं सभी आनंदित हुए होंगे। तो हिंदी गीत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले श्री बलवीर सिंह रंग जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आज इस हरसिंगार विमर्श को विराम देती हूँ कि हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है। दिल जले हैं मन चले हैं, आपको आपत्ति क्या है। सार्वभौम तटस्थ चिंतन, भावपूर्ण विचार मंथन, ये हमारे सिलसिले हैं, आपको आपत्ति क्या है। हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है। तुम गुलाबी गंध को गरिमा के जन्मे विजन में, हम अभी भी अधकिले हैं, आपको आपत्ति क्या है। हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर सिंगार कार्यक्रम को मैं अभी यहाँ बहुत विराम देती बढ़िया। हूँ। धन्यवाद।